कल आज की बात प्रोग्राम में रजत जी ने पूरे घटनाक्रम को समेटते हुए अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। उन्होंने बताया था कि क्या कुछ हुआ पर्दे के पीछे और सारी परिस्थिति इस हद तक कैसे पहुंच गई, इस मुकाम तक कैसे पहुंच गई कि जगदीप धनखड़ को रात के 9:30 बजे अपना इस्तीफा देना पड़ा और फिर उसकी सार्वजनिक सूचना भी देनी पड़ी। सुनिए। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? मुझे लगता है वो सरकार के लिए एम्बेरसमेंट बनते जा रहे थे, परेशानियां पैदा करने लगे थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, टकराव कैसे शुरू हुआ, कहां तक गया, यह समझाता हूं। पहली बात, जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के चेयरमैन बने, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि वो सरकार के शीर्ष नेताओं के बहुत करीब हैं, जो भी करते हैं उनके कहने पर करते हैं। आपको याद होगा कि संसद के परिसर में वाइस प्रेसिडेंट के झुके झुके व्यवहार की मिमिक्री की गई थी, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया था। उसकी वजह यह थी कि चेयरमैन के तौर पर धनखड़ साहब विरोधी दलों के नेताओं से लगातार टकराते थे। विरोधी दलों के नेता कन्विंस हो गए थे कि धनखड़ साहब सरकार के इशारे पर उन्हें बोलने नहीं देते, बार बार उनका अपमान करते हैं। इस कारण सरकार और विरोधी दलों के बीच टकराव बढ़ता गया। दूसरी बात, कुछ महीने पहले धनखड़ साहब ने जुडिशरी पर डायरेक्ट अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की। जजेस को भी यह लगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ये काम सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, उस सरकार के करीबी हैं। जुडिशरी और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। तीसरी बात, इन मामलों पर जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो नाराज हो गए। उन्होंने याद दिलाना शुरू किया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट होते उन्होंने भी सरकार को जगह जगह डिफेंड किया, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। यह सरकार से उनके डायरेक्ट टकराव की शुरुआत थी। बात बढ़ती गई। चौथी बात, उन्होंने जगह जगह सरकार की टॉप लीडरशिप की शिकायत करना शुरू कर दिया। आरएसएस से लेकर मंत्रियों तक, विपक्षी दलों से लेकर मीडिया के सीनियर लोगों तक उनकी शिकायत थी कि सरकार में उनसे कोई बात नहीं करता, उन्हें घुटन महसूस हो रही है और कोई उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह एक तरह की धमकी थी, सरकार से सीधा टकराव था। फाइनल फेज में धनखड़ साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए, कांग्रेस के नेताओं से मिले, अरविंद केजरीवाल को टाइम दिया, इन सबको बहुत कुछ कहा। यशवंत वर्मा के इंपीचमेंट का केस अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जब सरकार को लगा अब वो राज्यसभा में भी एम्बेरसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, खुले टकराव की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तब उन्हें एक फोन गया। यह कन्वे किया गया कि अब यह खेल ज्यादा नहीं चलेगा और यह भी बता दिया गया कि अगर धनखड़ साहब ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनका इंपीचमेंट भी हो सकता है। धनखड़ साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने टॉप लीडरशिप का असेसमेंट करने में गलती कर दी थी, दाव उल्टा पड़ गया, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। तो रजत जी ने सारा घटनाक्रम आपको बता दिया। उन्होंने ये भी बता दिया ये प्रॉब्लम्स कैसे शुरू हुई, कैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। मैं विजय जी का शब्द इस्तेमाल करूं तो ट्रस्ट डेफिसिट कैसे गहरा होता चला गया, बड़ा होता चला गया और फिर अंत में उनको ये साफ साफ कम्युनिकेट कर दिया गया कि अब आपका हमारा रिश्ता यहीं तक, अब त्याग पत्र हो जाए तो वही बेहतर है। क्लियर उन्होंने, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, रजत जी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वही बात है, वो ट्रस्ट डेफिसिट की बात हुई और सरकार की तरफ से मैसेज ये कर दिया गया कि भाई अब हमारी तरफ से बात खत्म है। आपके लिए एक सम्मानजनक स्थिति होती है ना, सरकार यदि इंपीचमेंट का वो लेकर आती है। सरकार ने क्या भूमिका बनाई आपको पता है? पार्लियामेंट में उन्होंने कुछ एमपीज के खाली पेपर पर साइन करवाना शुरू किया और वो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के थ्रू कि भाई ये उनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जा रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये जब ये राज्यसभा में इन्होंने विपक्ष के वो 63 एमपीओ वाली चिट्ठी स्वीकार कर ली और बता दिया कि ऐसा ऐसा ये प्रस्ताव हमारे पास आया है, कार्रवाई शुरू की जाए, तो उसके बाद बताया, खबर आई कि कोरे कागज पर बीजेपी के सांसदों के दस्तखत होने लगे। तो ये जो बात विजय जी कह रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है ऐसा कि जगदीप धनखड़ को शायद ये लगा कि ये जो दस्तखत कराए जा रहे हैं बीजेपी के लोगों के, ये मुझे इम्पीच करने के लिए तो नहीं कराए जा रहे। हालांकि अचानक
बीजेपी जो है अपने ही नॉमिनेटेड राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट तक चली नहीं, मैं तो जाएगी, इससे ऐसा उनका मानना बड़ा अजीब सौरभ, होता, लेकिन ऐसा कुछ लोगों ने कहा। हालांकि वो दस्तखत किए इसलिए जा रहे थे हाँ, कि राज्यसभा में जो केवल विपक्ष के लोगों की जस्टिस चिट्ठी वर्मा गई है, के लिए जो दिया जस्टिस गया था, वर्मा के लिए, उसमें हमारे नाम भी शामिल वो थे। अटैच करने के लिए, लेकिन उसको प्रोजेक्ट इस रूप में किया गया कि वो वाइस प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के लिए हो रहे हैं। इतनी जल्दी इम्पीचमेंट का ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप दस्तखत करा के इम्पीचमेंट देने लगे। सरकार है, मुझे लगता है कि वो दस्तखत उसके लिए हो रहे थे, लेकिन जो परिस्थितियां बन गई थी उसमें धनखड़ साहब बहुत असुरक्षित हो गए और उनको लगा कि भाई इससे अच्छा चल खुसरो घर आपने रैन भैया देश कि अब चलो, तो वो चल दिए। मुझे तो ये लग रहा है। एक चीज बताऊं आपको, देखिए मैं 2 सरकारों का उदाहरण दूंगा। जब यूपीए सरकार बनी तो भरण सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे और वो एनडीए के अपॉइंटी थे, लेकिन दिक्कत नहीं आई। हामिद अंसारी यूपीए के अपॉइंटी थे और एनडीए की सरकार थी, ठीक है, उनकी विदाई के समय मोदी जी ने कुछ तंज किया थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत उससे नहीं आई। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ, तो 2 तारीख की। तो ऐसा, कलाम साहब राष्ट्रपति थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो ऐसा, और ये तो इसी सरकार के अपॉइंटी थे भाई। या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बहुत सारी बातें और भी आई हैं सामने की, मतलब जगदीप कल देवेंद्र पराशर जो थे, उन्होंने बहुत सारी कहानियां शाम के प्रोग्राम में बताई, क्या क्या हुआ पीछे, जिसकी वजह से सरकार बड़ी असहज थी और पसंद नहीं कर रही थी जगदीप धनखड़ का व्यवहार। उसमें बहुत सारी बातें थी। जैसे देवेंद्र ने ये कहा कि भाई ये प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पर है कि नंबर 1 पर राष्ट्रपति, नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पर प्रधानमंत्री, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री नंबर 1, राष्ट्रपति नंबर 2, उपराष्ट्रपति नंबर 3, ये व्यवहारिक बात नहीं, उसमें ये लेकिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है और शासन प्रमुख प्रधानमंत्री। लेकिन इसको शायद लिटरली ले लिया जगदीप धनखड़ जी ने कि मैं प्रधानमंत्री से भी ऊपर हूं, तो मेरा प्रोटोकॉल उनके जैसा हो, कम से कम उनसे ऊपर नहीं तो मेरे काफिले में गाड़ियां भी वैसी बढ़िया बढ़िया होनी चाहिए। मैं विदेशी यात्राओं पर जाऊं तो मेरा प्रोटोकॉल वहां भी वैसा ही होना चाहिए। बहुत सारी बातें। जेडी वेंस की जो विजिट हुई थी, उसको लेकर थोड़ा सा उन्होंने कहा कि इनकी और मेरी मुलाकात होनी चाहिए, ये उपराष्ट्रपति, मैं उपराष्ट्रपति, बराबर के उसमें है। हाँ, और उन्होंने कहा कि जयशंकर साहब को मुझे ब्रीफ करना चाहिए कि ये आ रहे हैं तो इनसे क्या बातचीत होनी चाहिए। त्रिपाठी जी कुछ और बातें हमको बता सकते हैं? देखिए, जगदीप धनखड़ को लेकर जो कुछ अब सामने आ रहा है, छप रहा है, और उसका कुछ हद तक पहले भी दिखता था। जब वो एक मुख्यमंत्री के सामने वो व्यवहार करते थे पश्चिम बंगाल में, तो वो बीजेपी को भी बुरा नहीं लगता था, ठीक लगता था, क्योंकि पॉलिटिकली उनको ठीक लगता था। उसका तो रिवॉर्ड मिला, उसका तो रिवॉर्ड मिला। वहां जिस तरह की स्थितियां थी उसमें कई बार लगता था भाई कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनको करना चाहिए। राज्यपाल की भूमिका है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, पूरी तरह से रूलर का रूल हो जाए, तो ये करना चाहिए। लेकिन जगदीप धनखड़ को क्या ये समझ में नहीं आता है कि इस देश की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे चलती है? और मैं बार बार यही प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, इस देश में कुछ भी अच्छा या बुरा होगा तो उसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, वो है भारत का प्रधानमंत्री, इसके अलावा और कोई नहीं। और उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है उसको अगर समझना हो तो कोई उप प्रधानमंत्री हो तो उसकी भूमिका से तय कर लीजिए। अब उनकी इच्छा तो ये भी लोग कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि उनकी इच्छा तो ये भी रहती है कि जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चित्र लगते हैं उनके भी चित्र लगे। क्या ये संभव है क्या? और जिस प्रोटोकॉल और हायरार्की को लेकर वो विदेशों तक में बहुत नाखुशी और एक नाराजगी जता चुके, वो तो थोड़ा मतलब कहें कि थोड़ा बचपने जैसा दिखता है। और धनखड़ साहब जिस तरह की उनकी राजनीति रही है, ये आप लोगों को जरूर ध्यान में रहना चाहिए। 89 में जनता दल से, 91 में कांग्रेस का समय आया तो फिर कांग्रेस में, उसके बाद कांग्रेस से चुनाव हारे, एक बार हारे, दूसरी बार तीसरे नंबर पर, और 2003 में भाजपा में आए तो उनका सबसे बड़ा 2016 में विधि प्रकोष्ठ। तो आज कहा जा रहा है कि बीजेपी अब जिसको भी चुनेगी वो खैर उनका अपना बिल्कुल अपना होगा। देखिए, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इनको किसने बनाया? धनखड़ साहब को, जो अभी बंगाल की बात कर रहे हैं। ये ठीक है, कोई भी गवर्नर, उसकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है तो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजे। लेकिन सड़क पर जाके बाउंड्री फांद रहा हो गवर्नर, ये कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर जाके खुद यूनिवर्सिटी में बाउंड्री फांदने लगे। तो धनखड़ साहब तो वो भी कर रहे थे, वो किसी गवर्नर को आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। कमला बेनीवाल गवर्नर थी गुजरात की, उन्होंने मोदी जी की सरकार के खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट की, लेकिन बाउंड्री फांदने कहीं नहीं। कह रहे हैं कि उनका व्यवहार बंगाल से अनअप्रोप्रिएट बिल्कुल, और उसका रिवार्ड मिला, तो जाहिर है उनका मन तो बढ़ नहीं था।